हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं 16 दिसंबर 2021 को हुआ मैथ का पेपर। दोस्तों, अगर सीटेट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मैथ में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पेडागोजी एंड 15 मार्क्स का कंटेंट आपका आता है। तो हमारी कोशिश है कि हम एक एक करके सभी पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आने वाले एग्जाम से आप लोग फैमिलियर हो जाएं। तो उसी कड़ी में आज हम लेकर आए 16 दिसंबर 2021 का पेपर। बिना देर करे शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। उससे पहले अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब, तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे। सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? जब कुल की बात करते हैं तो क्या करते हैं? प्लस 11 और 22 33, 33 और 33 66। कुल हुए 66 जोड़े सेब। जोड़े की बात कर रहे हैं इसमें। एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। तो 66 जोड़े में कितने हो जाएंगे? 66 गुणा 2 यानी कि 132 सेब सिराज के पास कुल हैं। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें यह बताना है कि चारों में से कौन सा आंसर सही है। सही आंसर हमें ढूंढना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक संख्या की बात करते हैं, दो एक अभाज्य संख्या तो है, प्राइम नंबर तो है, लेकिन विषम संख्या नहीं है। दो कैसी है? सम संख्या है। अगर उससे पहले मैं बात करूं कि अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर्स होते क्या है, तो वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया कि सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं। चेक करते हैं। एक अंक वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, 5, 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है 11। 11 दो अंक वाली हो चुकी है। हमें बतानी है केवल एक अंक वाली। एक अंक वाली कितनी है संख्या है हमारे पास? 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 5। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभाज्य संख्या अनेक होती हैं। कोई संख्या नहीं है कि कितनी होती हैं, बहुत होती हैं, अनगिनत होती हैं। एंड लास्ट, अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अब ये भी बताई थी कि अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड एंड फोर्थ बात हमारी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट बनता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्कूल की एनएसएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक से उन्हें इस काम के लिए, ये 281 नहीं है, गलत लिखा है हिंदी टाइपिंग में, 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? जब कितनों की बात करते हैं, हम संख्या निकालने की बात करते हैं, बात करते हैं में से की बात करते हैं, तो क्या करते हैं वहां पर? भाग। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देंगे बस। अगर हम 28 सही 1/2 को सॉल्व करते हैं तो कितना आ गए? 28 दूनी 56, 56 और 57/2 हमारे पास कुल चीनी है। और एक बच्चे को कितनी बांटनी है? 3/4। सॉल्व कर लेंगे। 3 की 2 से गुणा कर देंगे, 4 की 57 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 57 गुणा 4 बटे 2 गुणा 3। सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 से 57 कैंसिल होगा, 19 दिया 57 एंड 19 टू जा कितने हो जाएंगे? 38। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 38 बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पूर्णांकों के संबंध में
इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। पूर्णांकों के संबंध में, पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव में भी हों, जीरो भी और निगेटिव भी हो, उनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। कथन ए दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। चेक कर लेते हैं। अगर हम दो पूर्णांक की बात करते हैं, सपोज एक पूर्णांक ले लेते हैं 0, दूसरा पूर्णांक लेते हैं 0, एक पूर्णांक 4 लिया, दूसरा पूर्णांक 0 लिया, इनका फल क्या होगा, 4 गुणा 0 0 होगा, जो कि 4 से छोटा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता कि उसके बराबर या उससे अधिक, ये बात तो गलत हो गई हमारी। कथन बे, दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। अब की बार जोड़ की बात करते हैं। एक संख्या 4 ले लेते हैं जोड़, दूसरी संख्या ले लेते हैं -2, क्योंकि माइनस वाले भी इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये भी संख्या से क्या हुआ, छोटा है, अधिक तो नहीं है। ये बात भी क्या हो गई हमारी, गलत। ना तो कथन ए सही है, ना कथन बे सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, दोनों ए और बे असत्य हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट बनता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। अगर आप मन में डाउट रखते हैं तो आगे जाकर वो डाउट ऐसा नहीं सॉल्व हो जाएगा, बल्कि वो एक बड़ा डाउट आपका बन जाएगा। तो प्लीज़ अपने डाउट्स क्लियर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं। थाली ए, 3 थाली हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। थाली ए में केवल एक जलेबी है, ए में कितनी, एक जलेबी। थाली बे में 5 जलेबी हैं, ठीक है। थाली से में 3 जलेबी हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। वह तीनों थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हमें कि तीनों में बराबर जलेबी हो जाए। ऑप्शन ए दे रखा है, थाली बे में से यानी कि बी में से 2 जलेबी उठाकर, इसमें से 2 जलेबी उठाकर थाली ए में रख दे। अगर हम 5 में से 2 जलेबी उठाकर इधर रख देंगे तो ए में कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3, बी में कितनी रह जाएंगी, 5 थी, 2 कम कर दी, कितनी रह गई, 3, और सी में कोई भी चेंज नहीं आया, कितनी हो गई, 3। तो तीनों में बराबर जलेबी हो गई। आगे के ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमें तीनों में बराबर जलेबी करनी थी केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तीय x और y के लघुत्तम समापवर्तीय का आधा है, और यदि x का मान 12 है तो y का मान बताइए। देखो हमसे बात करिए 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तीय निकालते हैं पहले, कितना होता है, 6 सत्ते 42। 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्तीय आया 42, जो कि x और y के लघुत्तम समापवर्तीय का आधा है। x और y का आधा है, मतलब 42 आधा है। तो x और y का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा, 42 का दुगुना यानी कि 84। x और y का लघुत्तम समापवर्तीय दे रखा है हमें 84, लिख सकते हैं x गुणा y इक्वल टू 84। यदि x का मान 12 है, x का मान 12 है तो y का मान हमें बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया अब तो। 12 सत्ते 84, y का मान कितना आ गया, 7। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से संख्या दी हुई है का सबसे अच्छा सन्निकटन, सन्निकटन का मतलब होता है नियरेस्ट। नियरेस्ट में हमें बताना है कि डेसिमल ना आए। देखो पहली संख्या दे रखी है 2.9, 2.9 किसके पास में सबसे ज्यादा, 2.9 पास में 3 के। सेकंड संख्या दे रखी है 7.49, 7.49 किसके बराबर में, अगर 7.5 होता या 5 से ज्यादा होता तब वो पास में हो जाती 8 के, लेकिन ये 7.5 से यानी कि 7.5 से कम है, तो किसके पास होगी, 7 के। 7 अपॉन 11.51, 51 11.5 से ज़्यादा है आपकी बार, यानी कि 11.5 से ज़्यादा है। तो जब 5 से ज़्यादा हो जाता है तो नेक्स्ट नंबर लिख लेंगे 12। 11.5 से ज़्यादा किसके पास है, 12 के पास है। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। इतना सा बताना था हमें। CTET में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आते हैं, बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं आता है। अगर आपने हल्का सा भी दिमाग लगा लिया तो इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र कार्ड दिए।
घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी यानी कि सेल, उसने एक तो सेल उठाया, मोमबत्ती उठाई और स्टील का गिलास उसने उठाया। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया है जो है। उसने सभी वस्तुओं को किस विशेषता के आधार पर अलग किया है ये हमें बताना है। वस्तु की ऊंचाई? बिल्कुल नहीं भाई, सेल तो छोटा सा रहता है, गिलास बहुत बड़ा होता है, तो ऊंचाई तो बराबर नहीं है तीनों चीज की। बेलनाकार वस्तु है, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि तीनों का आकार क्या है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल शेप है। उसने शेप के बेस पर अलग अलग कर दिया, तीनों बेलनाकार हैं, ठीक है। का भार ये भी नहीं होगा क्योंकि सेल बहुत हल्का सा रहता है और गिलास स्टील का भारी रहता है, मोमबत्ती उससे भी हल्की रहती है। गोलाकार वस्तु बिल्कुल नहीं, गोल नहीं है ये, बेलनाकार है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी? एक घड़ी बना लेते हैं पहले। सुबह 6 बजे के बीच, देखो ये 6 बजते हैं, यहाँ बजते हैं 9, यहाँ बजते हैं 12 एंड दिस वन इज 3। घंटे वाली सुई 6 पर है, घंटे वाली सुई है 6 पर, और ये घूमते घूमते कहाँ पर पहुंचना है, इसे 3 पर पहुंचना है। तो कितने अंश का कोण बनाएगी ये हमें बताना है। देखो जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, सीधी रेखा कितने की रहती है, 180 अंश, ठीक है। तो 180 अंश तो ये पूरा हुआ, और उसके बाद आधा चक्कर और घूमिए, 180 और 90, टोटल कितना घूमेगी ये, 270 अंश ये घड़ी घूमेगी। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसका एक और हो सकता है सॉल्व करने का, कि अगर हम 6 से चारों नंबर देखते हैं तो टोटल नंबर कितने हैं, 4 में से वो कितने हिस्से में घूमी, 3 हिस्से में घूमी, 3 हिस्से, 3/4 गुणा पूरा सर्किल कितने का रहता है, 360 अंश का, कंप्लीट सर्किल। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, 4 नम 36, 90 बार और 9 27, 270 अंश का कोण ये घूमेगी। अगर हमसे पूछते 6 बजे से 12 बजे तक, तब आंसर हो जाता है 180 अंश। अगर हमसे पूछते 6 बजे से 9 बजे तक, तब आंसर हो जाता है 90 अंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या रहता है, L × B इक्वल टू 24 हमें ये दिया है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना दिया है, 24। अब हमें इसके पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे कि 24 किन किन की गुणा में आ सकता है। L और B क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 × 24 हो सकता है, 1 × 24 बराबर 24, या फिर 2 × 12 हो सकता है, 2 × 12 बराबर 24, या फिर 3 × 8 हो सकता है, 3 अट्ठे 24, या फिर 4 × 6 भी हो सकता है, 4 छंग 24, या फिर 5 के पाड़े में आता नहीं है, 6 हो चुका है, 7 के पाड़े में नहीं आता, और कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता, केवल इसके 4 ग्रुप ये बन सकते हैं। अब हमें चेक करना है कि उसका परिमाप क्या नहीं हो सकता। परिमाप होता है 2 × L + B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। चेक करते हैं, अगर लंबाई 4 है, चौड़ाई 6 है, तो 4 और 6 10, 10 दूनी 20, 20 तो पॉसिबल है, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, 3 और 8, 3 और 8 11, 11 दूनी 22, 22 भी पॉसिबल है, ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। तीसरा चेक करते हैं, 12 दूनी 24, सॉरी 12 और 2 14, 14 दूनी 28, 28 भी पॉसिबल है, ये आंसर भी हमारा नहीं हो सकता। चौथा चेक करते हैं, 24 और 1 25, 25 दूनी 50, 50 तो ऑप्शन में नहीं है। तीसरा ऑप्शन कौन सा दे रखा है, 25, कभी भी इसका परिमाप 25 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर को निरूपित करती है। 400 किलोमीटर को निरूपित करता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर को निरूपित क्या करेगा, 1/400,
400 उधर जाके बटे में पहुंच जाएगा। और हमें बताना है भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मानचित्र पर दूरी क्या होगी। देखिए 400 किलोमीटर निरूपित करता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर निरूपित करेगा 1/400, तो 3400 किलोमीटर निरूपित करेगा 1/400 गुणा 3400। बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटते हैं, 4 अट्ठे 32, बचा 2, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 4 पंजे 20। आंसर क्या आ जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकंड लगते हैं। अनूप ने पहले 100 मीटर पूरे करे 14 सेकंड में। अगले 100 मीटर पूरा करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा। पहले 14 लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं, 16। और आगे के 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले से फिर से 2 सेकंड, अगले 100 में फिर 18 लगे। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। मतलब यह प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक 800 किलोमीटर नहीं हो जाते। 800 कर लेते पहले, 100 आप 8 बार लिख लीजिए। ठीक है, 100 हमने 8 बार लिख लिया। पहले में 14 लगे, हर बार 2-2 सेकंड बढ़ रहे हैं। 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और 28। लास्ट वाले में 28 लगेंगे। अनूप को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा, हमें बताना है कुल समय कितना लगेगा। कुल की बात करनी है तो कुल में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, सबको प्लस कर दीजिए। 4 से 10, 10 और 8 18, 18 और 0 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38 का 8, हासिल लगा 3, 3 और 1 4, 5 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16। 168 सेकंड उसे पूरा लगेंगे। 168 सेकंड, लेकिन इसे बनाने में मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने हुए, 120 सेकंड प्लस कितने बचेंगे, 48, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड हमारा आंसर इसका आएगा। 168 को जो मिनट्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए, बचे भी कितने रह गए, 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचानकर अगली संख्या बताएं। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। कहने को केवल मैथमेटिक्स है, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन भी इसमें पूछ लेते हैं कभी कभी। पहचानिए आप। देखो इसमें हमें क्या बनाना होगा, पैटर्न बनाना होगा। पहले पैटर्न, बहुत आसान सा पैटर्न बन रहा है इसमें। पहली संख्या देखो, केवल 9 8 7 6, अगली संख्या क्या होगी, 5 होगी, एक एक बार घट रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 21 32, हर बार 11 11 बढ़ रहे हैं। 10 21 32 43, और 43 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 54। ये हमारा आंसर है 554। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो ही मैं बता रहा हूँ। आप घटाना शुरू कर दीजिए। 910 में से 821 जाएंगे, कितना बचेगा, 89। 821 में से 732 जाएंगे, कितना बचेगा, 89। 732 में 643 जाएंगे, कितना बचेगा, 89। और 643 में से 89 जाएंगे तो कितना बचेगा, 554। घटाना शुरू कर दीजिए, पैटर्न बना लीजिए, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। 5 संख्याओं का माध्य है 74। माध्य बराबर क्या होता है, मीन बराबर होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। अब मीन हमें दे रखा है 74, पहले हम निकालेंगे सम, और टोटल नंबर्स कितने हैं, 5। तो पांचों नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, 74 गुणा 5, यानी कि 74 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 370। ठीक है, ये पांचों संख्याओं का योग है। उनमें से 3 विषयों में 70, 75 तथा 80 अंक प्राप्त किए। बाकी 2 विषयों के अंक हमें बताने हैं। ठीक है, इन 3 के जोड़ लेते हैं। 5 7 7 14 और 8 22, कुल थे 370। 370 में से 225 आए 3 विषयों में, तो बाकी 2 विषयों में कितने अंक होंगे, 370 माइनस 225, माइनस कर दीजिए।
370 में से 225 माइनस होगा तो बचेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। 145 अंक 2 विषयों में है। हमें बताना है इसका माध्य। माध्य बराबर होता है योग बटे कुल संख्या। अभी अभी बात करी थी सम बटे टोटल नंबर्स। 145 बटे कितने का है ये? 2 का है। 145 बटे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 72.5। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। पैदल वो कितना चलते हैं ये विवरण दिया गया है। हर्षित चल रहा है, सुबह 5:32 पे शुरू करता है और शाम को 6:49 पे खत्म करता है। समय निकाल लेते हैं पहले इनका। 6:49 पे तो खत्म करी, 5:32 पे शुरू करी थी। कितने मिनट वो चल रहा है? माइनस करो, 7, 1, 6 में से 5 गया 1। 1 घंटा 17 मिनट चल रहा है। कौन? हर्षित। लिख देते हैं H। ठीक है, अमीना की बात करते हैं। अमीना कितनी चल रही है? 6:37 से, मतलब 6:37 पे ख़त्म करी। शुरू कब करी थी? 5:27 पे। माइनस कर लेते हैं। 7 में से 7 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1। 1 घंटा 10 मिनट कौन चली? अमीना चली। और जोसेफ कितना चलेगा? जोसेफ चलेगा 7:31 पे ख़त्म करी, 6 पर शुरू की थी। माइनस करते हैं, हासिल लेंगे 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच्चा 2 में से 0 गया 2, 7 में 6 गया 1। 1 घंटा 25 मिनट। तीनों का समय आ गया, कौन कितना चला है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। समान समय अवधि के लिए चले हर्षित और अमीना, बराबर चले क्या? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, अलग अलग चले हैं दोनों। सेकंड, जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला। जोसेफ यानी कि 1:25 वाला, अमीना से यानी कि 1:10 से। 25 10 से 8 ज़्यादा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो 15 ज़्यादा है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड, जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला। जोसेफ चला है 1:25, हर्षित चला है 1:17। क्या 25-17 से 15 ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। फोर्थ है, अमीना सबसे कम समय चली। अमीना सबसे कम, बिल्कुल ठीक बात है। 1:10 तीनों में सबसे कम है। इसका 1:17 है, इसका 1:25 है। सबसे कौन कम चली है? अमीना। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर, और आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, रेक्टेंगल। दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है, मतलब दोनों को एक जैसा मान रहा है। वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? वॉन हेले का एक क्वेश्चन आता ही आता है पक्का। और मैं किसी क्लास में आपको वैन हेले पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा वैन हेले पढ़ा दूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे 100% आना है हर एग्जाम में। तो वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के अनुसार किस चरण पर है? देखो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा केवल देखकर पहचान रहा है बस, ये दोनों एक जैसे हैं, देखकर पहचान रहा है। तो देखकर पहचानना किस में आ जाता है? देखकर पहचाना जाता है दृश्यकरण में, विजुअलाइजेशन में। अभिग्रहित स्तर होता है, अभिग्रहित मतलब अभिग्रहण करना, किसी चीज को ग्रहण करना, सीखना। ये तो नहीं कर रहा बच्चा, बच्चा तो पहचान कर रहा है। विश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है किसी चीज के गुण और दोषों के बारे में बताना, पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताना। ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो केवल पहचान रहा है। निगमन होता है चीजों को अलग अलग क्लासिफाई करना, क्लासिफाई भी नहीं कर रहा, वो तो दोनों को एक जैसा मान रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन। क्यों? क्योंकि बच्चा केवल विजुअल करके देख कर पहचान रहा है बस कि ये दोनों एक जैसे हैं, दृश्य कर रहा है, इसलिए दृश्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? हमें बच्चों को प्राकृतिक संख्याओं का यानी कि नेचुरल नंबर्स का एडिशन सिखाना है। तो कौन सा उपयुक्त होगा, मतलब कौन सा स्टेप हमें सबसे पहले यूज करना होगा? चारों स्टेप पढ़कर देखते हैं, उन्हें फिर सीक्वेंस में लगाना है। ए है प्रासंगिक स्थिति के द्वारा अनुभव प्रदान करना। ठीक बात है, हम बच्चे को पहले अनुभव देते हैं, एक्सपीरियंस देते हैं। ये बात तो पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स में आई थी। स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, ये बात समझिए। देखो आप जब भी चिन्ह की बात करेंगे, हम चिन्ह, सिंबल्स, हम हमेशा बच्चों को सबसे लास्ट में बताते हैं।
कुछ भी करना हो चिन्ह तो हम सबसे लास्ट में बताएंगे कि बेटा ये प्लस होता है, ये चीज सबसे बाद में बताएंगे, पहले तो हम उसे सिखाएंगे। तो बी तो सबसे लास्ट में आएगा, और बी सबसे लास्ट में किस में, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में, इन दोनों में से आंसर होगा। ठीक है। थर्ड है स्थिति को मौखिक रूप से समझाना, और डी है चित्रों के माध्यम से स्थिति को निरूपित करना। हम करते हैं बच्चे को सबसे पहले देते हैं अनुभव, सबसे पहले क्या देंगे हम, अनुभव प्रदान करना। तो ऑप्शन इसमें भी ए फर्स्ट है और इसमें सी फर्स्ट है, ये वाला नहीं हो सकता, फिर कौन सा हो जाएगा, सीधे आंसर पर पहुंच गए, ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे पहले हम बच्चे को अनुभव प्रदान करेंगे, किसी भी चीज को करके सिखाएंगे, मतलब करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद हम मौखिक रूप से समझाएंगे, मतलब बच्चे को बोलकर समझाएंगे। उसके बाद हम चित्रों के माध्यम से समझाएंगे, मतलब अलग अलग चार्ट दिखा सकते हैं। और लास्ट में हम बच्चे को चिन्ह उसका बता देंगे कि बेटा ये प्लस होता है, इसका मतलब एडिशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्वेश्चन आना ही आना है, इससे 5 क्वेश्चन फिक्स हैं एनसीएफ 2005 से। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। पॉजिटिव ढूंढना है हमें इसमें कि कौन सा आधार उत्कृष्ट यानी कि अच्छी गणितीय शिक्षा को प्रदर्शित करता है, ये बताना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो, भाई बच्चे फेल भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है। सेकंड, गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया करवाए। थर्ड है सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है। और डी है ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। देखो मैंने बताया था पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स में कि जब भी परीक्षा की बात आ जाती है तो वो तो हमेशा नेगेटिव होना है, वो तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम किसी भी चीज को केवल परीक्षा में पास होने के लिए नहीं सीखते। ठीक है। तो ऑप्शन डी तो गलत है। ऑप्शन ए से भी कोई मतलब नहीं है कि जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण ना हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे का फेल होना हमें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी रही है, शिक्षण व्यवस्था में कमी रही है, तो उत्कृष्ट तो वो नहीं हो सकता है ना। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। बी और सी की बात कर लेते हैं। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर के विकल्प मुहैया कर रहा है, ये सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और विद्यार्थियों को गणित सीखने की जरूरत है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें। समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं हम कि सभी सीख सकें, ऐसी गणित हमें बनानी है कि सब सीख सकें और सभी को गणित सीखने की जरूरत है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कैरियर के विकल्प मुहैया करवाना हमारा टारगेट नहीं हो सकता केवल। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक शिक्षिका अपने छात्रों को गणित की पत्रिका जर्नल बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई, डेली लाइफ से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, दैनिक जीवन में प्रयोग की गई गणित की स्थितियां लिखने के लिए कहा। गणित की स्थिति का क्या मतलब है, हमने बच्चों से कहा कि बेटा कल को तुम्हें एक फाइल बनाकर लानी है और जिसमें तुम्हें जो जो तुम डेली में कर रहे हो वर्क, जिसमें गणित का यूज हो रहा है, उसके बारे में लिखना है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटिव क्या है, ये हमें बताना है। आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना बिल्कुल गलत बात है। निरीक्षण के लिए तैयार करेंगे क्या, नहीं, हमें तो बच्चों को सिखाना है कुछ ना कुछ। बी, परिकलनीय कौशल को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करना, ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। सहायता करना पॉजिटिव होता है हमेशा, परिकलन कौशल यानी कि गणना करने का कौशल, ये बात ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़कर देखते हैं। छात्रों की सहायता करना कि वे गणित के कक्षा का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित के संबंध स्थापित कर सकें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम बच्चों की किस चीज में सहायता कर रहे हैं कि वो गणित का बाहरी दुनिया से संबंध स्थापित कर सके, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम गणित को। तो ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर फोर्थ देखते हैं, छात्रों की अपनी दैनिक जीवन समझ को जांचना, ये बात नहीं होगी। दैनिक जीवन की समझ जांचने का गणित से मतलब नहीं है, हमें तो गणित का दैनिक जीवन से रिलेशन बनाना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, गणित केवल अंकगणित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त है। गणित केवल अंकगणित नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त है, कौन सा कथन इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्राथमिक स्तर पर केवल ज्यामितीय आकृतियों, केवल वर्ड आ गया है, केवल वर्ड तो हमेशा नेगेटिव होता है, देखना ही नहीं हमें।
बीज गणित में अंक गणित अंतर्निहित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। बीज गणित यानी कि अलजेब्रा, अलजेब्रा में अंक गणित नहीं रहता क्या? बिल्कुल रहता है। 6x + 5y + 4z अंक गणित भी है ना उसमें, तो बी ऑप्शन भी गलत है बिल्कुल। थर्ड, गणित के पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। भाई ज्यामिति को आप गणित से अलग कैसे कर दोगे? ज्यामिति भी तो गणित से जुड़ी हुई है ना, तो अलग खंड के रूप में तो गलत है बिल्कुल। थर्ड भी गलत है। फोर्थ क्या है? गणितीय पाठ्य चर्चा में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् स्थान संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों के प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम गणित के पाठ्यक्रम में सारी चीजों को शामिल कर रहे हैं, आकार को, दिक् स्थान को, आंकड़ों को, हर चीज को हम शामिल कर रहे हैं, तो यही हमारा आंसर परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से डाइंस ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? डाइंस ब्लॉक का हम प्रयोग करते हैं संख्याओं को सीखने में और संख्याओं के परिकलन को सीखने में, तो क्यों कौन सी चीज उससे नहीं सीख सकते हम? संख्या और स्थानीय मान बिल्कुल सही है, सीख सकते हैं हम। योग बिल्कुल ठीक बात, हम सीख सकते हैं। घटाव बिल्कुल ठीक बात, हम सब्ट्रैक्शन भी सीख सकते हैं। लेकिन प्रायिकता नहीं सीख सकते हम डाइंस ब्लॉक से। प्रायिकता मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, संभावना, किसी चीज की संभावना, ये चीज हम डाइंस ब्लॉक से नहीं सीख सकते। डाइंस ब्लॉक से तो हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे, तो क्या नहीं सीख सकते? प्रायिकता। ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, एक छात्र को जब 6065 संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 इस तरीके से लिखा, 665। बच्चे से कहा था हमने 6065 लिखो, उसने 665 लिख दिया। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्योंकि बच्चे ने यह गलती क्यों करी? छात्रों को संख्याओं की समझ नहीं है, गलत बात है, संख्याओं की समझ तो उसे है। भाई 665 संख्याएं तो उसने सही लिखी ना है, बस उसने उसका स्थान गलत लिखा है, तो संख्याओं की समझ तो है। छात्र को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। गणन का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, गणना कहाँ कर रहे हैं हम तो केवल संख्या लिख रहे हैं। और क्रम सूचक, क्रम का तो बच्चे को ज्ञान है। 665 उसने मतलब 5 6 7 8 क्रम का तो उसे पता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। थर्ड, यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है, बिल्कुल गलत बात है, संक्रिया नहीं है इसमें, प्रोसेस कहाँ हो रही है कुछ। डी क्या है? छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणाओं को नहीं समझा है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे को स्थानीय मान के बारे में नहीं पता है अभी, बच्चे को प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता है अभी, बच्चे को सैकड़े और हजार के बारे में अंतर करना नहीं पता है अभी कि कौन से अंक को हजार पर रखेंगे, कौन से अंक को सैकड़े पर रखेंगे, किसे 100 पर रखेंगे, किसे 1000 पर रखेंगे, ये बात नहीं पता बच्चे को अभी। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, योग की समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा, यदि वह 40 होता, मतलब 42 की जगह 40 होता, तो उत्तर 244 254 264 274 होता। मतलब उसने 10-10 करके 4 बार जोड़ दिया, परंतु ये 42 है, इसलिए 274 + 2, इसलिए उसमें 2 और जोड़ दो आप, 276 हो जाएगा, इसलिए 234 + 42 हुआ 276। ये बच्चे ने कहा, आंसर सही दिया है बच्चे ने, आंसर गलत नहीं दिया बच्चे ने, लेकिन हमें ये बताना है विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए कौन सा कथन सही है, ये बताना है कि बच्चे ने क्या सोच के ऐसे उत्तर दिया है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, गणित की कक्षा में मौखिक परिकलन युक्तियों को हतोत्साहित, हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, डिमोटिवेट करना ही नहीं है हमें, कभी देखना भी नहीं है। सेकंड, इस तरह की प्रणालियां द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए शिक्षक कार्य बढ़ जाता है, बिल्कुल गलत बात है, शिक्षक का कार्य बढ़ जाता है। भाई टीचर का वर्कलोड कम करना तो हमारा टारगेट नहीं रहता ना, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। थर्ड, इस तरह की कलन विधि विद्यार्थियों के अवधारणात्मक ज्ञान की सूचक नहीं है, ये बात भी गलत है कि अवधारणात्मक ज्ञान का सूचक नहीं है, ऐसा नहीं है, अवधारणात्मक ज्ञान दे रहा है, बच्चे के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद कर रहा है, तो ये बात भी गलत है। और डी क्या हो जाएगा? गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे के अवधारणात्मक समझ को, प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या है इसका? गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग, मतलब जो बच्चे ने अनौपचारिक रणनीति अपनाई, इनफॉर्मल वे अपनाया कैलकुलेशन करने का, वो टीचर को बच्चे की समझ को जानने में मदद करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54,
कुछ छात्रों ने भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन है। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल के बारे में नहीं पता कि भाई भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये बात नहीं पता कुछ बच्चों को। छात्रों में इस प्रकार की उलझन दूर करने के लिए कौन सी नीति उपयुक्त है, ये बात बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शाम पट पर शिक्षक द्वारा अनेक विभाजन समस्या को निरूपित करना। गलत है बिल्कुल। केवल श्याम पट पर निरूपित कर दो बच्चे समझ जाएंगे, नहीं। छात्रों को कार्यशीट दी जाए और उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए, ये बात ठीक हो सकती है कि भाई अभ्यास से तो होता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है कि बच्चों को केवल आप वर्कशीट दे दो, बच्चे उस पर प्रैक्टिस करते रहें, नहीं। थर्ड, मूर्त पदार्थों का उपयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इसमें विभिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूह की संख्या समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम मूर्त वस्तुओं की बात कर रहे हैं, टीएलएम की बात कर रहे हैं, शिक्षण सहायक सामग्री की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को मूर्त चीजें दो, उनसे समूह बनाने के लिए कहो, ग्रुप बनाने के लिए कहो, उससे बच्चा सीख जाएगा। और डी क्या है, भागफल शेषफल की परिभाषा, परिभाषा तो नेगेटिव होता है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं, जो वर्ष के लास्ट में होता है, साल के अंत में जो होता है, उसकी विशेषता नहीं है, निगेटिव बताना है हमें उसके बारे में। पहला ऑप्शन है यह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सत्र के अंत में होता है, हमें तो गलत बताना है। बी, इसका उपयोग श्रेणीकरण, कक्षोन्नति और स्थापन में होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि समेटिव मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, लास्ट में हम एग्जाम क्यों लेते हैं, एनुअल एग्जाम, क्योंकि बच्चे को जिससे कक्षोन्नति कर सकें, अगली कक्षा में पहुंचा सकें, ये बात भी ठीक है। सी, यह छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है, ये बात गलत है बिल्कुल, निदान नहीं करता, निदान तो निदानात्मक परीक्षण करता है, डायग्नोसिस टीचिंग करता है, निदान तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, जो बीच में हम FA1 FA2 लेते हैं, वो करता है निदान। निदान मतलब कमियों को दूर। लास्ट वाला एग्जाम तो केवल फाइनल रिजल्ट देता है, तो ऑप्शन थर्ड गलत है, और जो गलत है वही हमारे लिए सही है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है। वांछनीय मतलब होता है सही, गणित पढ़ाने का सबसे सही गुण क्या है, ये बताना है हमें, पॉजिटिव ढूंढना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को इसे स्मरण करने के लिए निर्देश दें। स्मरण करना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना निगेटिव है, देखना ही नहीं है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उन छात्रों को उनके सामने रखना, ये बात सही हो सकती है बिल्कुल। अर्थपूर्ण की बात कर रहे हैं, मीनिंगफुल की बात कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी बात है, पॉजिटिव है, लेकिन बाकी भी पढ़ के देखना है। छात्रों को निर्देश दे के वे इस प्रश्न का हल पाठ्य पुस्तक में हल किए गए प्रतिमान जैसे करें, मतलब जैसे बुक में हो रहा है वैसे ही करें, ये बात तो गलत है। थर्ड, छात्रों से कहें कि वे प्रश्नों को शामपट पर हल करें, ये बात भी गलत है, बच्चा कैसे भी हल करे, हल करवाना है हमें तो उससे, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, अर्थपूर्ण की बात हो रही है इसमें, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध सही मिलान को प्रदर्शित करता है, ये बताना है हमें, सही मिलान। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो रहा है, इसका इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इंग्लिश वाला इसका ठीक है, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन मतलब होता है भ्रांति होना, मतलब किसी चीज़ को गलत पढ़ लेना, गलत समझ लेना, तो मिसकंसेप्शन क्या है इसमें, इसमें ढूंढिए आप गलत क्या है, तो कोई मिसकंसेप्शन अभी ढूंढेंगे, लेकिन बी हमें पता लग रहा है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट हम किस में कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में कर रहे हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बी का किससे मिलेगा, फर्स्ट से मिलेगा, बी का फर्स्ट से मिलेगा, बी का फर्स्ट से मिलेगा, इन दोनों में से होगा कोई सा। एस्टिमेशन मतलब होता है एस्टिमेट करना, यानी कि लगभग में, अनुमान लगाना, एक लगभग, लगभग में, तो लगभग की बात कर किस में कर रहे हैं, डी में कर रहे हैं। 48 गुणा 52, 48 भी 50 के पास है, 52 भी 50 के पास है, तो हमने लगभग मान लिया 50 गुणा 50 यानी कि 2500। सी किससे मिलेगा, फोर्थ से मिलेगा, सी मिलेगा फोर्थ से, ये वाला भी गलत हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं सभी को, ए का है थर्ड, मिसकंसेप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें एलसीएम नहीं लिया, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन ये था 2/3 + 3/4 = 5/7,
इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले एलसीएम लेते हैं, लेकिन इसने एलसीएम नहीं लिया, इसने 2 और 3 5 कर दिया, 3 और 4 7 कर दिया, तो ये तो गलत है। तो फर्स्ट ए का थर्ड होगा। रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। एस्टिमेशन कौन सा होगा, लगभग में मान बताना। और कंपैरिजन तुलना करना कौन सा होगा, 4 5 से छोटा है, तुलना कर रहे हैं हम इसमें, बी का कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा सेकंड की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि एक टीचर है, टीचर गुणा समझा रही है बच्चों को, तो उसने एक शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। टीचर कह रही है एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। टीचर ने एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों को। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं के क्या उद्देश्य हैं, ये हमें बताना है कि इस प्रकार की उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है टीचर का। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों के संचारण कौशल में वृद्धि करना। ये बात तो सही नहीं है। केवल संचारण यानी कि बच्चों को केवल संचारण का मतलब अगर इंग्लिश में हम आपसे बताऊं, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल, बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन का इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। बी, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, वास्तविक जीवन की बात आ गई है, हमेशा पॉजिटिव होता है वास्तविक जीवन, तो ऑप्शन बी तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और सी बात करते हैं, गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना, यानी कि गणित और लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश की कक्षाओं को आप एक जगह मिलाकर पढ़ा रहे हैं, गलत है, ऐसा तो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। डी, छात्रों में केवल, केवल वर्ड आ गया, निगेटिव हो गया, पढ़ना ही नहीं है, तीनों निगेटिव में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही हैं, गणित की नेचर के अनुसार बताना है कौन से सही हैं। पहला है गणित की अपनी भाषा है। बी है किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, केवल वर्ड आ गया तो ये तो निगेटिव है, देखना ही नहीं है, ठीक है, बी तो हो ही नहीं सकता। और सी, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, तो गणित की अपनी भाषा होती है, ये बात भी ठीक है, गणित हम भाषा में यूज करते हैं। और अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, तो ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 60, दृश्यकरण और प्रदर्शन। दृश्यकरण बोलते हैं विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। विजुअल मतलब होता है देखना, और रिप्रेजेंट मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शन करना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, ऐसा प्राथमिक कक्षा में जरूर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये हमें बताना है। उच्च गणित में बीजगणित ज्यामिति पढ़ाने के लिए ये नहीं ताड़ते हैं। भाई प्राथमिक की बात कर रहे हैं तो इसमें उच्च गणित कहाँ से आ गया, गलत है ये बात तो। प्राथमिक स्तर पर केवल यही कौशल, केवल की बात आ गई, निगेटिव है। थर्ड, गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही मात्र तरीका है, मात्र तरीका, ये बात भी बिल्कुल गलत है कि मात्र केवल ही, ये तो गलत होते हैं। डी, ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है, शिक्षक के काम को आसान बनाना हमारा टारगेट नहीं रहता। तो देखो ऑप्शन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तो बिल्कुल ही गलत है, निगेटिव वर्ड से ही पता लग रहा है। ऑप्शन ए हमारा बहुत सही नहीं है, लेकिन जब तीनों गलत है तो इसे हम सही मान सकते हैं। फिर उच्च गणित में बीजगणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ हैं। भाई दृश्यकरण, विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चा देख सके और देखकर पहचान सके, बीजगणित और ज्यामिति पढ़ सके, ये हमारा एक उद्देश्य हो सकता है। इस तरीके से हमारे 2021 का 16 दिसंबर का पेपर हमने आज की क्लास में सॉल्व किया। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट बनता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ओके बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।